नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। दिल्ली स्थित 35 लोधी रोड का बंगला आपको याद होगा। नहीं याद है तो आपको याद दिलाते हैं कि यह बंगला फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम है। लेकिन आज जब हम 27 जुलाई को यह बात कर रहे हैं तो महज 3 दिन के लिए और उनका रह जाएगा। 1 अगस्त को प्रियंका गांधी को अपना पता बदलना है और इस बंगले पर नई तख्ती भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की होगी। इस बंगले को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा भुनाने की कोशिश की, कभी सुरक्षा से समझौता बताया तो कभी कुछ। भाजपा ने भी प्रियंका पर निशाना साधते हुए बड़े नेताओं के जरिए फोन कर बंगला खाली करने की समय सीमा बढ़ाए जाने जैसे आरोप लगाए। हालांकि प्रियंका ने बंगला समय पर खाली करने की बात कहकर साफ कर दिया कि वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहती। अब एक बार फिर ऐसा ही खुशनुमा माहौल और राजनीतिक विरोधाभासों को किनारे कर एक संदेश प्रियंका गांधी ने उनकी जगह बंगले में शिफ्ट करने वाले अनिल बलूनी को दिया है। यह मैसेज ट्वीट के जरिए प्रियंका ने भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आज श्री अनिल बलूनी और उनकी पत्नी से बात हुई। मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हूँ। उन्हें नए घर की शुभकामनाएं देते हुए आशा करती हूँ कि उन्हें भी इस घर में उतनी ही खुशियां मिलें जितनी मुझे और मेरे परिवार को मिली। ट्वीट आप देख रहे हैं। इस ट्वीट के जवाब में भाजपा प्रवक्ता अनिल बलूनी ने एक खत प्रियंका गांधी को लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आपका पत्र मिला, आभारी हूं। शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा कि मैं कैंसर के उपचार के बाद दिल्ली लौटा हूं और डॉक्टर्स का मानना है कि अभी मुझे कुछ और समय घर पर ही आइसोलेशन में रहना है। आपने मुझे चाय पर बुलाया, आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं 35 लोधी स्टेट जाने के उपरांत आपको सपरिवार भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। इसमें आपको मेरे उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन मुंडवे की रोटी, झंगोरे की खीर, पहाड़ी रायता, भट्टे की चुटकनी का रसास्वादन मिलेगा। आपका पुनः आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया। अनिल बलूनी का जो जवाबी पत्र है उसमें उन्होंने बताया कि वो आइसोलेशन में हैं, चूंकि कैंसर से जूझते रहे वो पिछले दिनों डॉक्टर्स की एडवाइस पर। ये देखिए, और फिर उन्होंने कहा कि बहुत आभार आपका, लेकिन जब मैं शिफ्ट कर जाऊंगा 35 लोधी रोड में तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं उत्तराखंड के व्यंजनों के लिए। व्यंजनों का नाम भी उन्होंने लिखा। कहा कि उन व्यंजनों के रसास्वादन के लिए मैं आपको 35 लोधी रोड पर आमंत्रित करता हूं। मुझे आपने चाय पर आमंत्रित किया, इसके लिए आभार। उन व्यंजनों के रसास्वादन के लिए मैं आपको 35 लोधी रोड पर आमंत्रित करता हूं। मुझे आपने चाय पर आमंत्रित किया, इसके लिए आभार। तो ये पॉलिटिकल एक का कट सी दिखाई दी। तो साफ है कि उत्तराखंड से प्रियंका नए रिश्ते गढ़ रही हैं, सियासी तल्खियों को परे रखकर। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने में पीछे नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के साथ चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर देश भर में हल्ला बोल का फैसला। लखनऊ में सड़कों पर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने जैसी तस्वीरों के साथ दिखाई दिया ये सब कुछ। रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 महीने में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की ये तस्वीरें कई बार नुमाया हुई हैं। यूपी पुलिस कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ इसी अंदाज में हिरासत में ले जाने को मजबूर होती है। बीते 2 महीने से जिस तरह कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू कर रहे हैं, उसी का नमूना अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता पीएल पुनिया की हिरासत वाली ये तस्वीरें। यूपी सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर मोर्चा लेने के मामले में अभी तक कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने ऐसी रणनीति नहीं बनाई जिसमें उसका पुलिस से सामना और उसके नेताओं की गिरफ्तारी की नौबत आए। कांग्रेस का आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस की इकाई लगातार कोरोना काल में भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में जुटे रहे। पहले मजदूरों के लिए बसों के मुद्दे पर घेरा, जिसमें अजय कुमार लल्लू की आगरा में गिरफ्तारी हुई। फिर उनके खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हुआ तो लखनऊ पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई।
अब राजस्थान में कांग्रेस के साथ घट रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर देशव्यापी मुहिम के तहत किए गए प्रदर्शन में अजय कुमार लल्लू को फिर पुलिस अपने साथ उठा ले गई। पिछले कई सालों से अपने वजूद की लड़ाई सियासी तौर पर लड़ने वाली कांग्रेस अब संगठन के साथ खोई जमीन वापस पाने की चाह में सड़कों पर उतर रही थी। मकसद साफ है, मिशन 2022 में पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरे और प्रदेश के लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि भाजपा के खिलाफ जनता के मुद्दों पर लड़ने का साहस कांग्रेस के खिलाफ किसी और पार्टी के पास नहीं है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस ने आज पूरे देश में राजभवनों के घेराव का ऐलान किया था और उसी कड़ी में लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस दफ्तर से निकलते ही उन्हें देखिए पुलिस ने किस तरह से रोक लिया है और यहीं पर इन लोगों को रोका जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो हालांकि पुलिस से जूझ रहे हैं ताकि यहाँ से उन्हें राजभवन जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और वो फिलहाल कांग्रेस दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता जुटे हैं उनके साथ पुलिस की धक्का मुक्की जो है वो लगातार जारी है और हमने लंबा देखा है इस तरह का। देखिए ये मुकेश चौहान है, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनको अब ले जाया जा रहा है, पुलिस ने बस में इनको रखा है। अब सभी जो और कार्यकर्ता हैं वो भी बस में उनको भरा जा रहा है, यहाँ से उन्हें रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस जो भी प्रदर्शन करती है, कार्यकर्ता दफ्तर से बाहर निकल नहीं पाते और उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार हर प्रदर्शन में इसी तरह की कांग्रेस की स्थिति जो है वो रहती है। आपको इस्तेमाल करनी है। जनता के मुद्दों की लड़ाई भले ही कांग्रेस लड़ने और जीतने का दम भरे, लेकिन सदन में अपनों की लड़ाई में वो हारती जा रही है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। पहले अदिति सिंह, फिर दिनेश प्रताप सिंह के मामले में उसकी अर्जी को सभापति ने खारिज कर दिया, यानी दिनेश प्रताप सिंह की सदस्यता बरकरार रहेगी। जाहिर है ये कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। ऐसे में उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया। कुल मिलाकर कांग्रेस भाजपा को लेकर भले ही हमलावर हो, उसे अपने सियासी औजारों से जख्मी करने का दावा करे, लेकिन उसके अपने जख्म भी कम नहीं। जिस पर नमक छिड़कने वाले मुद्दे उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सड़क पर भले ही कांग्रेस भाजपा से मोर्चे ले रही हो, लेकिन सदन में मात खा रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। पहले विधान परिषद के सभापति ने बीएसपी छोड़ कांग्रेस में आने वाले एमएलसी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता रद्द की और आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की याचिका को ही खारिज कर दिया। हालांकि कांग्रेस अब कोर्ट से न्याय की आस लगाए बैठी है। सड़क पर भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने वाली कांग्रेस सदन में भाजपा से मात खा रही है। ऐसा हम नहीं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। मसला है कांग्रेस के टिकट पर एमएलसी बने दिनेश प्रताप सिंह का, जिन्होंने साल 2018 अप्रैल महीने में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। रायबरेली में एक बड़े कार्यक्रम में खुद अमित शाह ने दिनेश प्रताप सिंह को सदस्यता ग्रहण कराई थी। इसी के बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता को लेकर सवाल उठाए और विधान परिषद के सभापति के पास एक याचिका दायर की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे में दल बदल कानून के तहत इनकी विधान परिषद की सदस्यता को रद्द किया जाए। पहले 2 वर्षों तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई तो सभापति रमेश यादव ने कांग्रेस की ही याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस की पैरवी करने वाले वकील का मानना है कि अगर दल बदल के नियमों के तहत नसीमुद्दीन की सदस्यता जा सकती है तो फिर दिनेश प्रताप सिंह कैसे बच सकते हैं। ये तर्क और वितर्क के विपरीत है, तथ्यों के विपरीत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सभापति के साहब के सामने ये नॉलेज है, उनकी पर्सनल नॉलेज है कि 21 अप्रैल 2018 को दिनेश प्रताप सिंह ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी।
23 अप्रैल 2018 को उन्होंने सभापति महोदय को लिख के दे दिया था। पहले तो 2 साल तक इसको लटकाते रहे। जब ये मैटर न्याय नहीं मिल रहा तो हाईकोर्ट गए, तो उन्होंने ये फैसला किया है। और एक ही व्यक्ति 2 तरह के फैसले दे, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। कि नसीमुद्दीन में वो ये कहते हैं कि चूंकि उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा था तो उनकी सदस्यता तो खत्म कर दी थी। सभापति के फैसले पर कांग्रेस बिफरी हुई है। उसका कहना है कि साफ है कि भेदभाव किया जा रहा है और वो सत्ता पक्ष के दबाव में है सभापति। कांग्रेस को लगता है कि इस मामले को लेकर वह कोर्ट जाएगी और भरोसा जता रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। आप एक तरफ एक सदस्य की सदस्यता समाप्त करते हैं, दूसरी तरफ उससे अधिक ग्राउंड वालों को बचाते हैं, तो कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न करता है किस आधार पर, किस प्रभाव में, किस दबाव में फैसला आया है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मामला कोर्ट में जाएगा और उम्मीद है इसमें जल्द ही न्याय मिलेगी। और जो लोग समझते हैं कि किसी दबाव में अन्याय कर लेंगे, मुझे लगता है देश में अभी कहीं ना कहीं अदालतों में न्याय बचा हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये फैसला फांस की तरह हो गया है, क्योंकि विधायक उसके अपने होकर भी उसके नहीं है। पार्टी की पहचान भले ही उनके साथ चलेगी, लेकिन उनका दिल भाजपा के लिए धड़केगा, जो जाहिर है कांग्रेस की सियासत के लिए झटके की तरह ही है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और इन तमाम विवादों से दूर अयोध्या अपने मुकम्मल तैयारी में जुटी है। भगवान राम की अगवानी के लिए अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे। उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सब कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में होगा। खास बात यह है कि उनसे पहले के गोरखनाथ मंदिर के 2 पीठाधीश्वर राम मंदिर को लेकर अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है, अयोध्या निखर रही है, अयोध्या बन रही है, ठन रही है, अयोध्या इतला रही है, अयोध्या इतरा रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, अयोध्या के मुकद्दर में त्रेता युग के बाद वो मौका आया है जब स्वयं रामलला या कहें भगवान राम के विराजमान होने की खबर उसे मिली है। अयोध्या में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। असल में 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी के आगमन पर मोहर लग चुकी है। इस कार्यक्रम को लेकर सरकार ने पूरी रूपरेखा तैयार की है। एक तरफ अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तिथि नजदीक आ रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के सौंदर्यीकरण, उसको चमकाने का काम भी जोर शोर से किया जा रहा है। 5 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में होंगे। यहाँ पर मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन करेंगे और इसे लेकर पूरी अयोध्या नगरी को चमकाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या नगरी में जगह जगह जो दीवारें हैं वो रंगी जा रही हैं। कुछ पिलर्स हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर न सिर्फ इनको रंगा जा रहा है, रंग बिरंगा किया जा रहा है, बल्कि इन पर चित्र भी बनाए जा रहे हैं। चित्र भी ऐसे जिनको देखकर ही अयोध्या नगरी की एक झलक आपको दिखने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी राजू आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक हरे रंग का पिलर हम देख पा रहे हैं जिस पर एक दीप बना हुआ है। इसके बाद हम एक पिलर देखते हैं पीले रंग का, जहाँ पर प्रभु श्री राम के चित्र को उकेरा गया है। इसके बाद जैसे जैसे आप देखेंगे हर पिलर पर एक अलग तस्वीर दिखेगी। लाल रंग का एक पिलर है जिस पर श्री रामचरित मानस का चित्र बनाया गया है। इसके बाद एक पीले पिलर पर आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का एक चित्र बनाया गया है। इसी तरह से किसी पिलर पर भगवान बजरंगबली का चित्र है, तो किसी पिलर पर यहाँ पर प्रभु राम और सीता मैया को साथ में दिखाया गया है। ये काम भी जोर शोर से किया जा रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन में पहुंचेंगे पीएम मोदी। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम। साकेत विश्वविद्यालय से राम जन्मभूमि जाएंगे। पीएम मोदी हनुमानगढ़ी में भी पूजन करने जाएंगे। कार्यक्रम में करीब 200 मेहमान शामिल होंगे। दूरदर्शन पर कार्यक्रम का होगा लाइव टेलीकास्ट। 12:15 पर है भूमि पूजन का समय। केवल 32 सेकंड का ही भूमि पूजन का मुहूर्त। राम जन्मभूमि भूमि पूजन के बाद ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अयोध्या में भव्य आयोजन के लिए चौराहों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। दिन में भूमि पूजन के आयोजन के बाद शाम को सरयू घाट पर
विशेष आयोजन की योजना है। इस कार्यक्रम में एक और शख्सियत ऐसी होगी जिसका राम मंदिर से रिश्ता पुराना है। ये कोई और नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गौ रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ होंगे। गोरखनाथ मंदिर से है राम मंदिर आंदोलन का पीढ़ियों से नाता। 1934 में राम मंदिर के लिए हुए संघर्ष में शामिल हुए थे महंत दिग्विजयनाथ। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 1949 में रामलला का प्रकटीकरण जन्मभूमि पर हुआ था, तो उसका नेतृत्व भी गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ ने किया था। महंत दिग्विजयनाथ के बाद इस रीति पर महंत अवैधनाथ भी चले। असल में 1980 के बाद जब राम मंदिर आंदोलन की रूपरेखा बननी शुरू हुई तो अयोध्या का कोई भी साधु संत, कोई शंकराचार्य कांग्रेस के दबाव में उसकी अगुवाई करने को तैयार नहीं थे। तब अशोक सिंघल, ओमकार भावे जी और पिंगले जी तीनों लोग गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी के पास अध्यक्षता का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। सिंघल जी ने कहा, आप श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष बनिए। इस पर महंत अवैधनाथ जी ने शैव परंपरा का होने के चलते इनकार कर दिया, जिस पर अयोध्या के संतों की तरफ से महंत अवैधनाथ को अध्यक्षता बनाने की बात कही गई। 1986 में राम जन्मभूमि न्यास बना, उसमें परमहंस रामचंद्र दास जी अध्यक्ष बने। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर राम मंदिर आंदोलन का केंद्र बना रहा। जब राम जन्मभूमि का ताला खुला तो उस दौरान वहां महंत अवैधनाथ जी मौजूद थे। और आज जब अयोध्या में सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है तो उसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश में उसी परंपरा के योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। अयोध्या से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो माना जा रहा है कि रामराज की शुरुआत होगी, लेकिन इसके लिए पुलिस और प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिहाज से उसे चुनौतियों से पार पाना होगा। प्रदेश में कोरोना के दौर में ऐसी ही तस्वीर दिखी थी, लेकिन अनलॉक होते ही अपराध पुराने ढर्रे पर लौट आया है। मोबाइल की ये फोटो घर वाले मीडिया को इस भरोसे से दिखा रहे थे कि उनका लाडला फोटो से निकलकर सामने आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कभी नहीं आएगा, सिर्फ फोटो ही रह जाएगी। आंसुओं का सैलाब तो उसके गुम हो जाने के बाद से ही बह रहा था। भला इतना कौन सोच रहा होगा? सोचने का जिम्मा ऐसा भी नहीं कि सिर्फ परिवार का था, पुलिस थी, प्रशासन था और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला था, जहां सोचते सोचते इतनी देर हो गई कि किशोर को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो शासन हमको जिन लोगों का नाम बताया है उन लोगों को तो हम जान लीजिए जान ही नहीं रहे हैं। उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो लड़का था, अब उससे क्या संबंध था क्या नहीं था उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। आपसे फिरौती भी मांगी गई थी? हाँ, मांगी गई थी। क्या कितने की? 1 करोड़। हाँ। क्या लग रहा है, आप पहचान पा रहे हैं जो नाम लोगों ने बताया? या गाँव के? एक गांव का लड़का जो है वो हरिजन बस्ती का लड़का है, उसको तो पहचान रहे हैं। बकिया ये जो बंगला का बता रहे हैं लोग, इन लोगों को भी अब सामने आप पड़े तो हो सकता है पहचान कर ले। कितने लोग को पुलिस बता रही है? कितने लोग? 5 लोग। कितना को गिरफ्तार किया पुलिस ने, क्या बता रही है? 2 लोगों को शायद गिरफ्तार किए हैं। ये बताइए, क्या आपसे किसी की दुश्मनी थी, क्या वजह? नहीं सर, उन लोगों से तो हमारा कोई अब जान पहचान नहीं है, तो हम आगे क्या बताएं। कोरोना के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ घटा है। ये खास तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया, वो भी तब जब उन्होंने कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर दी थी। लेकिन बीते 1 महीने में जिस तरह से अपराधियों ने खुली चुनौती दी है, उससे पुलिस और सरकार के आंकड़ों से तालमेल बैठ नहीं पा रहा। बीते 1 महीने में अगर क्राइम के लिहाज से बात करें तो कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई। कानपुर के ही लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण कर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या हो गई। गाजियाबाद के कारोबारी विक्रम त्यागी का महीने भर बाद भी सुराग नहीं है। मेरठ में डबल मर्डर के आरोपी शमशाद को
पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खूनी संघर्षों, कत्ल और लूट की वारदातों का हिसाब यहाँ दे पाना मुनासिब नहीं है। गोंडा में व्यापारी के बेटे को अगवा करने के बाद ये सच है कि बदमाशों को पकड़ने में पुलिस ने 14 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लिया, लेकिन बाकी मामलों में उसकी कार्रवाई पर सवाल उठे तो अब तक बरकरार है। कुल मिलाकर कोरोना के काल में जिस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाने की बात रही, वो लॉकडाउन में पुलिस के सड़कों पर मुस्तैदी से ड्यूटी करने और लोगों के सावधान रहने तक सिमट गई। अनलॉक होते ही सब कुछ पहले की तर्ज पर हो गया, जो न केवल विपक्ष को मुद्दा थमा रहा है बल्कि लोगों को डरा भी रहा है। गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अपराध अनलॉक सा हो गया लगता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छोटे भैया के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है। SRMB TMT बार, घर से हो जीत की शुरुआत। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। ए सैलरी आ गई। गाइस, मैं सोच रही थी कि इस टाइम कुक भैया को उनकी सैलरी के ऊपर थोड़े और पैसे दे दूं। हाँ यार, मैं भी मौसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश विड्रॉ करके लाता हूँ। कैश क्यों? फोन है ना, तो अपने अमेज़न से बैंक ट्रांसफर कर दे। अरे हाँ यार, अपने अमेज़न से पैसे भी तो भेज सकते हैं। एग्जैक्टली। सेंडिंग। खट्टा है यार। कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर्स के लिए है अमेज़न। इनसे भी तो पूछो, ये क्या पकाएंगे? लड्डू, कचौरी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। हैप्पी एनिवर्सरी। आज डिनर मैं बनाऊंगा, ऑफिस से आते वक्त सामान भी ले आऊंगा। अब ताकत नहीं रही। इट्स ओके डैड, बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एंश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अंबुजा सीमेंट। उत्तर प्रदेश में नदियां अपने उफान पर हैं। भले ही कई जिलों के लोग झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हो, लेकिन नदियों का विकराल रूप दिखने लगा है। कई जिलों के लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। बरसात का मौसम आते ही बाढ़ से बर्बादी का ये मंजर हर साल की तरह इस बार भी उतना ही खतरनाक है। नदियों में उफान, खतरे की कटान, नदियों के आगोश में समाते मकान। बाढ़ जब आती है तो ऐसी ही बर्बादी हर साल लाती है। सभी गांव के लोग दहशत में हैं। खेती मारी गई, फसलें बर्बाद हो गई, जानवर बह गए। जी हां, ये बाढ़ है। और ये बाढ़ कितनी विकराल है, उसकी कुछ भयावह तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं। सरयू नदी की तेज धारा का ये सितम देखकर कोई भी सिहर जाए।
नदी की धारा से कटान कितना खतरनाक हो गया है। नदी का किनारा ही नहीं बह रहा है, बल्कि किनारे के खड़े पेड़ भी नदी में समाते जा रहे हैं। तस्वीर बाराबंकी जिले के तहसील सिरौली गौसपुर के गोबरहा गांव की है। नदी का पानी पिछले कुछ दिनों से यहां कम तो हुआ है, लेकिन अब कटान ने यहां के लोगों को दहशत में डाल दिया है। तराई के इलाकों में हालात काफी गंभीर हैं। नदी के किनारे बसे लोगों के दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। लोगों का दर्द इस बात का है कि हर साल यह नदी इसी तरह कह ढाती है और प्रशासन का आश्वासन अगले साल फिर पानी में बह जाता है। घाघरा नदी की तेज धारा ने बहराइच में कैसा घमासान मचाया है, उसे जरा इन तस्वीरों में देखिए। नेपाल ने डैम से पानी छोड़ा तो यहां ये हाल हो गया। पानी ने जिले की मेहसी, जरवल, कैसरगंज, शिवपुर ब्लॉक के सैकड़ों गांवों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। नदी किनारे के लोगों का आशियाना छिन गया और लोग बैलगाड़ी पर बचे हुए सामान को लाद कर यहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की तबाही ने जिंदगी में जंग को और बढ़ा दिया है। आप देख रहे थे मुद्दे की बात।